So information is provided to us like this, that spot price of the equity share is 27, exercise price of the option is 25, the time period of expiration is provided to us as 6 months, risk free rate of interest is 6%. यहां तक का कोई भी डिटेल्स ऐसा नहीं है कि जो हमने पहली बार सुना हो, हमको पता ही है इन सब के बारे में। स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी क्या है, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन क्या है, टाइम पीरियड ऑफ एक्सपायरी क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एक नया इंफॉर्मेशन आया है, स्टॉक रिटर्न वेरिएंस दैट इज क्वांटिटेबल। सो वी अंडरस्टैंड दैट जब भी हमको वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन उसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है, देन इन दैट केस वी आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल ऑफ ऑप्शन वैल्यूएशन। फ्रेंड्स, हमने समझा है अभी तक द प्रीमियम कैलकुलेशन यूजिंग द बाइनोमियल मेथड, जिसमें डेल्टा हेजिंग मेथड हमने समझा, रिस्क न्यूट्रल मेथड हमने समझा, मिनिमम कॉल प्रीमियम, मिनिमम पुट प्रीमियम समझा। देन वी हैव अंडरस्टूड द कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम यूजिंग द पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। अभी हम लोग और एक मेथड समझ रहे हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम। ये स्टूडेंट्स वी कैन ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड कि बाइनोमियल मेथड जब हम लोग कर रहे थे ना, तभी हमेशा एक ऐसा रहता ही है कि जो दो प्राइसेस दे रखा है वो बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है। ये अंडरस्टैंड दैट स्टॉक मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होता है और 3 महीने का तो टाइम पीरियड इतना लंबा है इन विच द प्राइसेस कैन हैव एनी वेरिएशन। बिल्कुल ही हम लोग समझ सकते हैं 3 महीने में पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज हो सकता है। In that case, making assumption that say one of the two prices will be there, or using them we are making the calculation of the premium was of course not something which was logical. We understand that say वही का वही एक हम लोग ऐसा समझ सकते हैं that is the limitation of the binomial method. Now to overcome the same, we are having the black and Scholes model of the premium calculation. Friends, practically all over the world, जहाँ पे भी premium calculation आज की तारीख में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल जो 1973 में इन्वेंट किया गया था, वो आज की तारीख में भी यूज होता है। Everywhere in the world, so the premium amount is calculated so using the Black and Scholes model only, which was invented by Professor Black and Professor Scholes in the year 1973. तो यहाँ पे प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। First of all, we will understand that how to make the calculation of the call premium, और उसके बाद हम लोग समझेंगे that how to make the calculation of the put premium. Everybody is requested to just pay attention. Let's say how to make the calculation of answer. मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्पॉट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। रिवाइज्ड स्पॉट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। इन दिस क्वेश्चन ये स्टेप एप्लीकेबल नहीं है, however it may happen that this step would be applicable in a situation wherein the dividend information is given to us, यानी कि कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है so during the 6 months time period। अगर ऐसा दे रखा है then in that case we are required to apply the step number 1, जिसमें जैसे कि हम लोग समझते हैं कि स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर में डिविडेंड का इफेक्ट हमेशा होता ही है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड हम लोग कंप्यूट करेंगे और उसका इफेक्ट हम लोग स्पॉट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी से निकाल देंगे। सो रिवाइज्ड स्पॉट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल बी फाउंड एज स्पॉट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। स्पॉट प्राइस कितना है, हमारे एग्जांपल में स्पॉट प्राइस है 27 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड। अगर हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है तो दैट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड, और यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड डिडक्ट करके विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्पॉट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। यहां पे नहीं है इसलिए हम लोग ये स्टेप को यहीं छोड़ देते हैं। अगर हाउ टू यूज इट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। इस स्टेप नंबर 2 में वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ e raised to negative rf into t, that is what we are required to calculate। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं, ये क्या बताता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। e raised to rf कितना है, rf is 0.06 और टाइम पीरियड कितना है 6 महीना, so it is e raised to 0.03, that is the way we'll compute the e factor। Now understand carefully what I am going to speak। Let us assume that so you are investing an amount of rupees 100 today for a time period of 1 year and the rate of interest is 10%. I want you to write in the chat box what will be the maturity amount of deposit after 1 year. After 1 year the maturity amount of the deposit will be 110. Simple 100 into 1.10. Suppose 100 rupees is invested today at 10% for 1 year and let us say that the interest is semi-annually compounding. Let us assume that it is semi-annually compounding. I want you to tell me what would be the maturity amount of deposit after 1 year. So we understand that in that case it is 100 into 1 plus I rate of interest 10% divided by 2,
raised to 2, that is 110.25. We understand that say if at all the compounding is done for more than once in a year, then in that case we have say this kind of the formula to be applied. Then we understand that say the effect of the internal compounding will come when you apply this formula. Now instead of semi-annually, suppose the interest is say going to be received on quarterly compounded basis. If at all the interest is going to be received on quarterly compounded basis, तो क्या होगा? Then in that case 1 plus again I is 10% divided by 4. Why? Because 1 year is consisting of 4 quarters. Raised to 4. That is the way we'll make the calculation of the future value factor. Now suppose the interest is not semi-annually compounding or quarterly compounding. Suppose it is on monthly compounded basis. तो क्या होगा? We understand that say ये जो divided by 4 है ना, उसकी जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे divided by 12 हो जाएगा और यहाँ पे raised to 12 हो जाएगा. Suppose the interest is compounded not on monthly basis. Suppose it is compounded on weekly basis. तो क्या होगा? यहाँ पे divided by 52 हो जाएगा, यहाँ पे raised to 52 हो जाएगा. Suppose the interest is compounded not on weekly basis, but it is on daily basis. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Division में 365 और यहाँ पे raised to में भी 365. Suppose daily की जगह hourly होता है, every hour. तो यहाँ पे क्या होगा? Into 24. Every minute. तो क्या होगा? Into 60. Every second. तो क्या होगा? Into 60. This is the way we will have the rate of interest. अगर उससे भी ज्यादा कंपाउंडिंग होता है ना, तो उसको बोला जाता है the continuous compounding. उससे भी ज्यादा अगर होता है ना, तो उसको continuous compounding बोला जाता है. और यहाँ पे जब हम लोग ब्लैक एंड स्टोर्स मॉडल अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, we require to apply the continuous compounding / discounting factor. ये यहाँ पे हमने जो e raised to negative RF into t किया है, इसका मतलब ये है लेट्स से हम लोग सिंपल लैंग्वेज में 3% का डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं. सर डिस्काउंटिंग कैसे पता चला? ये जो नेगेटिव साइन होता है ना फ्रेंड्स, वो डिस्काउंटिंग बताता है. और यही का यही अगर पॉजिटिव साइन है ना, तो वो कंपाउंडिंग बताता है. What you can see friends, you can see something like this. यहाँ पे x है, यहाँ पे e raised to positive x है और यहाँ पे e raised to negative x. मैं आपको कुछ वैल्यूज बताता हूँ, उससे आपको ज्यादा आइडिया आएगा. जैसे कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अगर मैंने आज ₹1 इन्वेस्ट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है एक साल के लिए, तो वो ₹1 कितना होगा? ₹1.10. तो यहाँ पे आप देखो that 1 rupee becomes 1.1052. क्योंकि हमको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है. You start 25%. उसमें देखो अगर मैं आज ₹1 इन्वेस्ट करता हूँ 25% फॉर 1 ईयर, तो एक साल के बाद क्या होगा? ₹1.25 होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1.284 हो रहा है. यानी इसका मतलब ये है that we are having such a compounded value more than what we think on the usual terms. now जैसे compounded value ज्यादा होगा, वैसे उसका discounted value कम होगा. तो देखो ये e raised to negative x क्या बताता है फ्रेंड्स? इट इज इंडिकेटिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो फ्रेंड्स, इट इज कंपाउंडिंग फैक्टर यानी c, दिस इज d यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर. जैसे कि नॉर्मली अगर हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, तो देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इट इज 0.9091. और देखो यहाँ पे हमको जो दे रखा है वो 0.9091 से कम दे रखा होगा. तो 0.10 है, उसमें आपको थर्ड रो देखने, दैट इज थर्ड कॉलम देखने का है. और थर्ड कॉलम देखो 0.9091 से कम है. 25% का फर्स्ट ईयर फैक्टर 80 पैसे होता है, 1 डिवाइड बाय 1.25. उसकी जगह देखो यहाँ पे 0.7788. तो वैसे यहाँ पे हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे डिस्काउंटेड फैक्टर कैलकुलेट करना है e raised to 0.03. वो क्या होगा फ्रेंड्स? 0.97045. ये हमारा स्टेप नंबर 2 का आंसर है. उसका फॉर्मूला लिख देते हैं. रिवाइज्ड स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू गिवन स्पॉट प्राइस माइनस डिविडेंड पर शेयर इनटू e raised to negative RF into t. जो भी हमको स्पॉट प्राइस अगर इक्विटी शेयर दे रखा है, उसमें से ये डिविडेंड पर शेयर इनटू e raised to negative RF into t को हम लोग डिडक्ट करेंगे, एंड दिस इज नथिंग एल्स बट इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड. E stands for continuous compounding / discounting factor. और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली ऐसा समझ सकते हैं, ये जो ब्लैक एंड स्टोर्स मॉडल है वो ऐसा कंसीडर करता है द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट चेंज. ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी का प्राइस हर सेकंड में ही बदलेगा. हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट एक सेकंड में भी बहुत सारे कोटेशंस कांस्टेंटली वो प्राइस के ऊपर आते रहते हैं. सो इट इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट चेंज. दैट इज द रीजन दे आर यूजिंग द ई फैक्टर ओवर हियर. RF stands for risk free rate of interest and T stands for time period of dividend. फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है
कि हमारा जो ऑप्शन का पीरियड है वो 6 महीना है और डिविडेंड हमको 3 महीने बाद पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे टी 3 महीना लिया जाएगा. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ई रेज टू नेगेटिव वाला इंटू टी. उसमें लिखो ई रेज टू नेगेटिव वाला इंटू टी इज डिस्काउंटिंग फैक्टर. ये क्यों किया जाता है वो भी हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर. सो e raised to negative rf into t, e raised to 0.06 into 6 divided by 12, e raised to negative 0.03, and the answer is 0.97045. This is the way it is calculated. The paragraph write down. E factor is indicating that on continuous basis, compounding in bracket write down e raised to x, discounting e raised to negative x. Now again, I request all of you to stop writing. Let me explain. Dear students, for the purpose of making calculation of the call premium, we will apply the formula like this. Value of the call is spot price of the equity share into natural logarithm of the D1 value minus exercise price of the option into natural logarithm of the D2 value into e raised to negative RF into t. This is what's the formula that we have. This is what we understand is the value of the call, that is call premium. Spot price of the equity share, I think it is provided to us as 27, and this is exercise price, I think it is provided as 25. E raised to negative RF into t, we already have found it 0.97045. Now these are the two values that we are supposed to find, ND1, and this is considered to be ND2. ND1 is considered to be a kind of hedge ratio, and ND2 is considered to be the probability of option being exercised. Now how it is calculated? I am explaining ND1 first of all. Dear students, ND1 is calculated based on the D1 value. How to find D1 value, I am explaining that to you, but for the time being, let us say the D1 value is 0.48. For example, it is 0.48. Now, whatever the value of the D1 that we compute, how to compute, I am coming to that point, but that we compute afterwards, say we will locate the same, say into Z table, because it is a value of the normal probability distribution table. I request all of you to refer the table number 4. How to read other tables, I will come to that later on. For the timing, I have made an assumption that say, let us say the D1 value is 0.48. So we will read it like this, 0.4, okay. So 0.0, sorry, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. So this is 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, and 48. This is the way we will be having, so the Z table reading of the normal probability distribution table. It is 0.1844. So for the D1, we will be reading the Z table value. So it is 0.1844. And based on that, so the ND1 is calculated. ND1 will be found as 0.50 plus 0.1844. That comes to 0.6844. This is similar to the hedge ratio that we understand. So over here, we understand, let's say, a kind of bell-shaped curve diagram. Like this. In which exactly the middle is indicating 0.50. That is the mean value. So we have started over here, say for valuation, that is calculation of ND1, we start with 0.5. Now value of the D1 is positive. Value of the D1 is positive. So basically we are interested in this entire area. That is 0.5 plus this area. So the Z table reading will be added to 0.5 to make the calculation of ND1, which is 0.6844, which will be used for calculation of the call premium. And suppose by chance the D1 value is negative 0.48. If it is negative, then in that case, of course, its reading is not going to change. However, so the ND1 value is definitely going to change. What we have to do, friends, we are required to subtract Z table reading of D1 from 0.5. So in that case, it will be 0.3156. This is what we understand. Because in that case, basically, we are interested in this area. This is the way the ND1 is calculated. The exercise wise as it is. As far as the ND2 is concerned, dear students, ND2 is calculated exactly the same as ND1.
The only difference is that instead of D1, you require to take the reading of the D2 to make the calculation of ND2. तो ND1 और ND2 का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। तो अभी D1 का कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। As far as the D1 calculation is concerned, D1 is calculated as natural logarithm of spot divided by exercise plus RF plus variance divided by 2 into time period whole divided by under root of time period into standard deviation. This is the simple formula that we have for D1. It is natural logarithm of spot divided by exercise plus RF plus variance divided by 2 whole into time period whole divided by under root of time period into standard deviation. How to make calculation of the D2? I'll explain that slightly later on. Now RF को क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 0.06, variance क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 0.11, 2 तो सिर्फ एक वैल्यू है, t is the time period और t का वैल्यू क्या किया जाता है पता है फ्रेंड्स, t का वैल्यू लिया जाएगा 6 divided by 12 यानी कि 0.5। जो भी टाइम पीरियड ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन का दे रखा है that divided by 12 months is the value of the t divided by the under root of the time period that is under root of 0.5 into standard deviation that is under root of 0.11। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये सारा कैलकुलेशन दैट इज वैल्यूज रखना डिफिकल्ट नहीं है। However, see ये एक पॉइंट है तो हमारे लिए थोड़ा सा नया है, that is natural logarithm of s divided by e. So how to make the calculation of natural logarithm of s divided by e वो अभी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखो हमारा स्टेप नंबर 2 यहाँ पे खत्म हो गया, अभी हम लोग स्टेप नंबर 3 करेंगे जिसमें फ्रेंड्स मैंने आपको ये समझाया विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ दिस, और उसके बाद लाइक बाकी का सीक्वेंस बहुत सिंपल है, d1 करो nd1 करो, d2 कैसे किया जाएगा वो भी आपको समझा देता हूँ as and when the time comes. So step number 3, calculation of d1, sorry calculation of ln s divided by e. फ्रेंड्स ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, s का मतलब है स्पॉट प्राइस और e का मतलब एक्सरसाइज प्राइस। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो समझते हैं। There are 4 steps in which we can calculate the same. Don't write anything, let me explain you. It will be calculated like this. सबसे पहले spot divided by exercise. Spot price कितना है 27, exercise price कितना है 25. So we understand that 27 upon 25 1.08, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.080। फिर फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, we can review the 10 days log table. We can read 10 days log table. देखो मैंने क्या बोला 10 days log table, तो ऑफ कोर्स वो टेबल जो है वो 10 से शुरू होगा। सो उसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 10 8 और 0 का मीन डिफरेंस 0 का 0 ही होता है। सो 10 days log table रीड करना है, दैट इज 0334। सो इट इज 0334। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव द बारवन प्रोसीजर। बारवन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। बारवन कुछ इस हिसाब से किया जाएगा, we have to see that there are how many digits before decimal, that is 1 digit before decimal. So 1 minus 0 is 0, so 0.0334 यानी 0.10 days log table reading ऐसा किया जाएगा। सपोज बाई चांस ऐसा हो नहीं सकता है, पर सपोज कि ये है फॉर एग्जांपल 11.23 फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। 11.2 यानी 0.0492 23 लिखा था मैंने, तो 3 का मीन डिफरेंस 1 2 and 3 that is 11. So 0.492 plus 11 that is 0.503। ऐसा करके 10 days log table का रीडिंग होगा। और बारवन प्रोसीजर में क्या होगा, देयर आर 2 डिजिट्स बिफोर डेसिमल, सो 2 minus 1 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1.0503 ऐसा किया जाएगा। This is the way we are supposed to have the Barman procedure. उसके बाद we will be having last answer of the question, that is ln s divided by e कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ln s divided by e का कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा, स्टेप नंबर सी जो भी है सी स्टेप में इनटू 2.303 यानी क्या होगा फ्रेंड्स 0.0334 इनटू 2.303। ये 2.303 फिक्स्ड वैल्यू है टू कन्वर्ट दिस 10 days log table value to natural logarithm value. So 0.0334 into 2.303 that comes to 0.0769202। ऐसा करके हमको ln s divided by e कैलकुलेट करना है। Right on the answer?
So friends, this is the way you can take step number 3. I'm sorry, step number 4. Calculation of D1. Read an answer. ln S divided by E plus RF plus variance divided by 2 whole into time period T divided by under root of time period into standard deviation. So, try to compute the D1 value on your own. See, ln S divided by E is what we have found is we are taking this value 0.076920 plus risk-free rate of interest 0.06 plus variance 0.11 divided by 2 whole into time period, it is 6 divided by 12 whole divided by under root of the time period, that is under root of 6 divided by 12 into standard deviation, that is under root of 0.11. ऐसा करके इसका आंसर कैलकुलेट किया जाएगा. तो इसका सॉल्यूशन मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं कि कुछ ऐसा कीजिए आप लोग 0.11 divided by 2, because we understand and say first of all multiplication and division को प्रेफरेंस मिलेगा, प्लस 0.06 यानी ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0.115 into 6 by 12 is 0.5 of course divided by 6 divided by 12 is 0.5 का under root, so 0.7071 0.11 का under root 0.3317. This value won't change, it is 0.076920 0.115 into 0.5 यानी ये वाला वैल्यू आ गया 0.0575 plus 0.076920, so 0.1344202 whole divided by 0.7071 into 0.3317, so 0.2345. बस खत्म हो गया. 1344202 divided by 0.2345, so 0.5732. इतना सब कुछ बताने का जरूरत नहीं है, बट ये इनिशियल क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया. अदरवाइज यूजुअली आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यूजुअली आप सबसे पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करके उसको क्या करो, मेमोरी प्लस में डाल दो, यानी कि 0.5 का अंडर रूट 0.11 का अंडर रूट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसको मेमोरी में डाल दिया, दैट इज 0.2345. फिर आप ये वाला पोर्शन सॉल्व करो 0.11 डिवाइड बाय 2, सो 0.055 प्लस 0.06 0.115 into 0.5, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ये वाला पूरा वैल्यू 0.0575 प्लस 0.0769202 आपका न्यूमरेटर आ गया 0.1344 डिवाइडेड बाय मेमोरी इक्वल, क्योंकि वो वाला वैल्यू मेमोरी में पड़ा हुआ है, कौन सा ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे मेरे को पूरा समझाना था इसलिए मैंने किया. चलो राइट ऑन दिस. स्टेप नंबर 5, calculation of ND1. In the breakdown, ND1 is calculated after reading of Z table, comma, of D1 value. Full stop. Whatever is value of D1, comma, its Z table reading will be made, full stop, its reading will be added to 0.5 to find ND1 if D1 is positive, full stop. फिर paragraph write down. Reading of Z table will be deducted from 0.5, comma, if D1 value is negative, comma, to compute ND1. तो सबसे पहले आपको Z टेबल का रीडिंग तो देखना ही देखना है, उसके बाद जो भी आपका रीडिंग है उसको 0.5 में ऐड किया जाएगा टू कंप्यूट ND1. अगर D1 पॉजिटिव है और अगर D1 नेगेटिव है तो वही का वही रीडिंग हमको 0.5 से डिडक्ट करने का है.
दिस इज व्हाट वी डन। और देखो हमको क्या करना है 0.5732, तो उसके लिए क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग 0.5 50 50 51 52 53 54 55 57 और 58 ये दोनों रीडिंग को हम लोग लेंगे और फिर उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, उन दोनों को हम लोग इंटरपोलेट करेंगे जैसे हम लोग आईआर करते थे वैसे ही 2157.2190 उन दोनों को भी हम लोग इंटरपोलेट करेंगे। सो वी अंडरस्टैंड इट्स इज 0.57 एंड 0.58 ये दोनों D1 का वैल्यू है। उसके सामने हम लोग लिखेंगे Z टेबल रीडिंग 0.2157 0.2190। अच्छा 57 और 58 का फर्क कितना है 0.01 और उन दोनों के रीडिंग का फर्क कितना है 0.219 माइनस 2157 0.033 I'm sorry 0.0033। तो अभी हमको क्या सोचना है, ये 0.01 से इंक्रीज हो रहा है इसलिए सामने 0.0033 से इंक्रीज हो रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको 5732 का रीडिंग चाहिए। So we understand that say we are required to have the, that is we will give the final answer like this 0.2157 लोअर वैल्यू को हमने बेस लिया प्लस 0.0032 डिवाइडेड बाय 0.01 इनटू 0.0033 ऐसा किया जाएगा। यानी कि रीडिंग में अगर 0.01 का इंक्रीज है गिवन के वैल्यू में 0.01 का इंक्रीज है तो Z टेबल का रीडिंग इंक्रीज होता है 0.0033 से। तो अगर D1 का वैल्यू 0.0032 से इंक्रीज होता है तो उसके सामने रीडिंग में कितना इंक्रीज होगा वो हमको फाइंड करना है 0.0032 into 0.0033 divided by 0.01 so 0.0011 plus 2157 so 0.2168 this is the way we find the reading of D1। उसके बाद क्या किया जाएगा फ्रेंड्स इन D1 that is 0.5 plus 0.2168 और ये हमारा सिंपल आंसर आ गया 7168 इसका इन D1 का। स्टेप नंबर 5 हो गया, अभी स्टेप नंबर 6 calculation of simple ND2 that is CD2। Write an answer along with me। natural logarithm S divided by E same plus RF same, वहां पे प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस हो गया खत्म। वो D1 में क्या था प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इनटू टाइम पीरियड 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ln S divided by E कितना है 0.0769202 प्लस RF is 0.06 माइनस वेरिएंस 0.11 डिवाइडेड बाय 2। ये जो भी आंसर है इनटू क्या किया जाएगा टाइम पीरियड कितना 6 डिवाइडेड बाय 12 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड सो अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 12 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास वेरिएंस है इसलिए क्या करना पड़ेगा वेरिएंस का अंडर रूट तो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 0.0769202 प्लस ये वाले कंपोनेंट को पहले सॉल्व करते हैं 0.11 डिवाइडेड बाय 2 0.055 उसको डिडक्ट करो 0.06 में से सो 0.005 इनटू 0.5 सो 0.0025 ये डिवीजन तो हमने ऑलरेडी करके रखा है इट इज 0.2345 so 0.0769202 plus 0.0025 that is the numerator divided by 0.2345 so 0.3387 8678 इसलिए मैं 87 लेगा। This is the way you can compute the D2। या तो फिर हम लोग D2 का कैलकुलेशन एक अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स पता है इट इज D1 माइनस अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि 0.5732 हमने ऑलरेडी करके रखा है माइनस अंडर रूट ऑफ 0.50 6 डिवाइड बाय 12 इनटू अंडर रूट ऑफ 11 सो इट इज 0.5732 minus 0.2345 so it is 0.3387। आपको एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई भी मेथड करने का परमिशन है। स्टेप नंबर 7 कैलकुलेशन ऑफ ND2। फ्रेंड्स अभी ND2 का कैलकुलेशन आप करो एंड उसके बाद I request all of you to make the calculation of the call premium also using this formula।
और आपका आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, ND2 का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? फॉर दैट वी अंडरस्टैंड दैट द D2 वैल्यू एंड अगेन Z टेबल D2। D2 का वैल्यू क्या लेंगे? 33 एंड 34। So it is 33 and 34. So it is 0.1293 and 1331. So it is 0.1293 and 0.1331. इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा 0.01 and this difference is 0.0038. Okay. Now we understand that say जब D2 का वैल्यू 0.01 से बढ़ता है तो Z टेबल का रीडिंग 0.0038 से बढ़ता है। तो हमको जाना कहां पे? 0.3387 पे जाना है। तो कैसे होगा? 0.1293 प्लस 0.0038 डिवाइडेड बाय 0.01 इनटू 0.0087, exactly the same that we were doing say IRR 0.1293 plus 0.0033. Final answer is 1326. ऐसा करके we will be making calculation of the answer. उसके बाद ND2 0.50 plus 0.1326 0.6326. That is the way the ND2 is calculated. Finally, we'll make the calculation of the call premium. Step number 8, calculation of call premium. It is SWOT into ND1 minus E into ND2 into E raised to negative RF into T. ऐसा किया जाएगा। SWOT price of the equity share is 27 multiplied with ND1. जो हमने स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट किया है ND1, it is 0.7168 0.7168 minus exercise 25 into ND2 is 0.6326 into E raised to negative RF into T is 0.97045. तो स्टेप नंबर 2 में हमने ये कैलकुलेट करके रखा है। ओके, नाउ द फाइनल आंसर इज 27 into 0.7168, that is 19.3536 minus 25 into 0.6326 into 0.97045, so 15.35, and the answer is exactly 4 rupees. So call premium होगा 4 रुपए। See, the question says that you require to calculate the call premium as well as put premium. So now let us understand let's say calculation of the put premium using the put call parity theorem. So in that case we'll work out the answer like this. Write on heading put premium, उसमें लिखो value of the put plus spot price is equal to exercise price into E raised to negative RF into T, that is present value of the exercise price plus value of the call. That is a simple formula which we are required to apply. हमको put premium फाइंड करना है। exercise price कितना है? exercise price is 25, E raised to negative RF into T कितना है? 0.97045, call premium कितना है? 4 रुपए, माइनस क्या किया जाएगा? spot price. So we understand that say 25 into 0.97045, यानी हमने क्या किया? एक्सरसाइज प्राइस को प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया 24.26 plus 4 minus 1, sorry minus spot price. What is the spot price of equity share? It is 1827. So 24.26 plus 4 minus 27, it is 1 rupee 26 paise. That is the way the put premium is calculated. So पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा रिवीजन। We understand that we have been provided with a set of the information जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस दे रखा है। इन दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन तो हमको ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल लगाना है फॉर प्रीमियम कैलकुलेशन। प्रीमियम का जो हमने कैलकुलेशंस अब तक समझा है उसमें हमने एक समझा है व्हाट इज द मिनिमम कॉल प्रीमियम टू बी चार्ज, सॉरी मिनिमम प्रीमियम टू बी चार्ज सो दैट आर्बिट्रेज डज नॉट एग्जिस्ट, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन भी बोला जाता है। फिर हमने समझा कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम अमाउंट यूजिंग द बाइनोमियल मेथड, उसमें लाइक डेल्टा हेजिंग मेथड में समझा है, एंड एट द सेम टाइम वी हैव अंडरस्टूड द डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड अंडर बाइनोमियल मेथड। नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टूड दैट से कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम एज पर पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, यानी कॉल प्रीमियम से पुट प्रीमियम से कॉल प्रीमियम। और ये आखिरी है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द प्रीमियम अमाउंट यूजिंग ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। कभी यूज करना है जब स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस दे रखा है। स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप नंबर 1, रिवाइज द स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, क्योंकि करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज अज्यूम्ड टू हैव द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड। यहां पे डिविडेंड नहीं है इसलिए स्टेप नंबर 1 नहीं लगेगा। सेकंड स्टेप में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, इट इज ई रेज़ टू नेगेटिव आरएफ इनटू टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। टाइम पीरियड क्या है? 6 महीना। सो वी फाइंड द ई फैक्टर।
It is continuous compounding and discounting factor. That is what we understand. एक constant compounding होता है, constant discounting होता है. That is e raised to positive अगर वैल्यू है तो उसको कंपाउंडिंग बोला जाएगा और नेगेटिव वैल्यू है तो उसको डिस्काउंटिंग बोला जाएगा. थर्ड स्टेप ln s डिवाइड बाय e, वो आप लोग दो मेथड से फाइंड कर सकते हो. एक ये पूरा लंबा प्रोसीजर है और अदरवाइज यू कैन गो विद अ शॉर्टकट मेथड जिसमें अंडर रूट फॉर 12 टाइम्स -1 into 4096. फिर तो बहुत सिंपल है. d1 उसके बाद nd1. nd1 के लिए d1 का रीडिंग आपको सेट टेबल में देखना पड़ेगा. d1 अगर पॉजिटिव है तो nd1 0.5 से ज्यादा होगा, d1 अगर नेगेटिव है तो nd1 0.5 से कम होगा. nd1 इज नथिंग एल्स बट इट इज सिंपल हेज रेशियो. स्टेप नंबर 6 में d2, उसके लिए अगेन दो फार्मूला है. सेकंड वाला फार्मूला शॉर्ट फार्मूला है. उसके बाद nd2. nd2 इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन बीइंग एक्सरसाइज्ड. उसका एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सेम है nd1 के जैसा ही. d2 का वैल्यू पॉजिटिव है तो nd2 का वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगा, d2 का वैल्यू नेगेटिव है तो nd2 का वैल्यू 0.5 से कम होगा. अब फिर हमारा आखिरी स्टेप है जिसमें हम लोग कॉल प्रीमियम फाइंड करते हैं. सिंपल फार्मूला spot into hedge ratio, that is the nd1 minus e into nd2 into e raised to negative r effect to t. यानी हमने क्या किया, एक्सरसाइज प्राइस को प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट किया. पुट प्रीमियम के लिए सिंपली वी हैव अप्लाइड द पुट कॉल पैरिटी थ्योरम एंड विद दैट we have made the calculation of the put premium.